आज हम विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में फिर से चर्चा करते हैं। विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। चूँकि आगे जो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताएंगे उसके लिए ये बड़ा काम का चीज़ है। देखेंगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये एक तरीके का विद्युतीय क्षेत्र की, इसको शुद्ध हिंदी में विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, हालांकि ये पहले भी हम डिफाइन किए थे, लेकिन वहाँ बताए थे कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते थे। यानी एकांक धनावेश पर लगने वाले बल के परिमाण को, एकांक धनावेश पर लगने वाले बल के परिमाण को क्या बोलते हैं? विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन यहाँ हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के टर्म में, यानी विद्युत क्षेत्र रेखा की संख्या के टर्म में विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता को डिफाइन करना चाहे तो कैसे होगा? क्योंकि वहाँ यूनिट फोर्स पे, यूनिट चार्ज पे जो फोर्स लगता था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो कहते ही थे, लेकिन अब फोर्स के टर्म में नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या के आधार पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता अगर देखना हो तो कैसे देखेंगे? तो देखो, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए क्या करेंगे, कहीं भी यूनिट एरिया लीजिए, यूनिट एरिया से जो नंबर ऑफ परपेंडिकुलरली नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो क्रॉस करता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से परपेंडिकुलरली जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करता है उसी को हम लोग विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी कहीं 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा एरिया लीजिए, ये यूनिट एरिया किसी भी शेप का हो सकता है, मे बी सर्कुलर एरिया भी हो सकता है या स्क्वायर के टाइप का हो सकता है। तो केवल यूनिट एरिया लेंगे, यूनिट एरिया से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली क्रॉस करेगा ना, तो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली पास करेगा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी। मतलब जैसे अगर मान लो कोई गेहूं का खेत है या मक्के की खेत है, जैसे मान लो मक्का का खेत है, उसमें कोई पहिया घरकाते ले जा रहा, अगर पहिया खेत में गिर जाए तो पहिया के अंदर जो जितना पौधा परपेंडिकुलरली, चूँकि पौधा जो होता है खेत से परपेंडिकुलरली होता है, तो अगर प्रत्येक मक्के के पौधे को तुम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मानो यानी विद्युत क्षेत्र रेखा मानो, तो कुल मक्के की पौधे की संख्या कैलकुलेट कर लेना, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगा यानी विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगा। देखो होता क्या कि पहिया खेत में बिछ जाता है, यानी खेत के का जो एरिया है, एरिया के समतल में ये पहिया आ जाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मतलब मक्के के पौधे को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मानते हैं। तो जितना मक्के का पौधा इससे निकलेगा परपेंडिकुलरली, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो संख्या होती है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। ऑब्वियस है, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस काफ़ी क्लोज है वहाँ ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेगा यूनिट एरिया से, तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा है। और कहीं जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस काफ़ी दूर है, यहाँ कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेगा, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? कम होगी। तो यहाँ विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कम है और यहाँ विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक है। कैसे? क्योंकि यहाँ परपेंडिकुलरली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये कम क्रॉस कर रहा, मतलब विद्युत बल रेखा कम क्रॉस किया, यहाँ ज़्यादा क्रॉस किया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के संख्या में के टर्म में डिफाइन करना हो तो हम लोग सीधा कहेंगे इट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू द यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस। यानी किसी एकांक क्षेत्रफल से लंबवत पास होने वाले या लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखा की संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं? विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो इससे रिलेटेड कई बार सवाल आ जाता है, जैसे इस टाइप का एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको शो करके दिखा देगा इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ एक ए पॉइंट ले लेगा और यहाँ एक बी पॉइंट ले लेगा, बोलेगा बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ए पॉइंट पे ज़्यादा है कि बी पॉइंट पे ज़्यादा है? तो कुछ नहीं, कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा है, चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या पे डिपेंड करता है।
तो जहाँ यूनिट एरिया दोनों जगह लेना, यूनिट एरिया लेने में जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या ज़्यादा क्रॉस कर रहा है यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगा और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगा। मतलब ए पॉइंट पे विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगा और बी पॉइंट पे विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कम होगा। जहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अधिक क्रॉस किया वहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अधिक होगी। जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस संख्या कम क्रॉस कर रहा है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम है। तो इस तरीके का सवाल कई बार आता है। तो कुछ नहीं, जहाँ कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर चेक करना हो तो वहाँ यूनिट एरिया लेना और यूनिट एरिया में चेक कर लेना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली कितना क्रॉस कर रहा है। तो चलो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सिंपल एक डिफिनेशन था जो कि हम लोग विद्युतीय क्षेत्र की विद्युत बलरेखा की संख्या में के टर्म में डिफाइन किए थे। अब अगर इसको यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन करना हो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग विद्युतीय फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में कैलकुलेशन करते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी विद्युतीय फ्लक्स क्या है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसको विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। तो इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के संख्या में डिफाइन करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग प्रायः फाई से डिनोट करते हैं, हालांकि मैग्नेटिक फ्लक्स को भी फाई से डिनोट किया जाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को भी फाई से ही डिनोट किया जाता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए ई लगा लेते हैं और मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए यहाँ बी या एम लगा देते हैं कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो चलो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या, ये कुछ नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो किसी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से क्रॉस करता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो कोई कहेगा ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करो, विद्युतीय फ्लक्स क्या है। जैसे मान लो यूनिट एरिया से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस किया था इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहे थे यानी ई कहे थे। यानी एकांक क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बलरेखा की संख्या विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाया। लेकिन कोई जरूरी है कि हमेशा एरिया एकांक ही हो, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का ही एरिया। तो एरिया किसी भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस का हो सकता है, किसी भी क्लोज लूप का। जैसे मान लीजिए कोई एक क्लोज लूप है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से, तो किसी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करता है परपेंडिकुलरली, इसको यहाँ का हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। देखो यूनिट एरिया में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास किया था उसको हमने ई कहा था। तो ए एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितना पास करेगा, तो ई इंटू ए। तो इसी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को एरिया ऑफ द लूप से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाता है, जिसको फाई से डिनोट करते हैं। फाई इक्वल क्या हो गया, ए। तो देखो ई क्या है, तो यूनिट एरिया से क्रॉस होने वाला नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मतलब एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली कुल विद्युत बलरेखा की संख्या। लेकिन क्लोज लूप का एरिया हमेशा एकांक हो ये कोई जरूरी नहीं है, किसी भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस का हो सकता है। तो यहाँ किसी भी लूप से परपेंडिकुलरली जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करता है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ दैट लूप कहते हैं। यानी किसी भी क्षेत्रफल से गुजरने वाली लंबवत विद्युत बलरेखा की संख्या ही क्या कहलाता है, विद्युतीय फ्लक्स कहलाता है। अच्छा एक बात और, अगर मान लो यूनिट एरिया का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ई था, ए एरिया का ई इंटू ए हो गया, तो यहाँ क्या होता था, परपेंडिकुलर जो एरिया मतलब परपेंडिकुलर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करता है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स कहते हैं। कोई जरूरी है कि किसी भी लूप से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली ही जाए। कई बार ऐसा भी होता है कि ये लूप है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है इससे तिरछा जा रहा, ये इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे तिरछा जा रहा। देखो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर ई मान लें और ये एक लूप है, इस लूप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस कुछ न कुछ रहा होगा तो मान लेते हैं। तो किसी भी लूप का जो एरिया होता है, एरिया का डायरेक्शन अपना होता नहीं है, एरिया का जो नॉर्मल का डायरेक्शन होता है ना वही एरिया का डायरेक्शन। तो इसका नॉर्मल मान लेते ये एन कैप दिखाते हैं। नॉर्मल का मतलब लंबवत, जैसे मान लो ये एक बोर्ड है, बोर्ड का एरिया का डायरेक्शन अगर पूछेगा कहाँ होता तो कुछ नहीं, बोर्ड पे एक परपेंडिकुलर लाइन खींचना, यही नॉर्मल यानी लंबवत रेखा जो है, यानी किसी भी तल से लंबवत गुजरने वाली रेखा जो है यही एरिया का डायरेक्शन है। इसके एरिया का डायरेक्शन किधर, तो लंबवत बाहर की ओर। कहीं भी जैसे मान लो कोई खेत है तो खेत में एरिया का डायरेक्शन किधर, तो ये परपेंडिकुलरली ऊपर की तरफ, मतलब लंबवत जो ऊपर की ओर, यानी लंबवत 90 डिग्री का जो एंगल बनाता है अपवर्ड्स, उसी को हम लोग उस लूप का एरिया का डायरेक्शन बोलते हैं। तो यहाँ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तिरछा जा रहा और इसका नॉर्मल यानी इसका जो लंबवत रेखा इस डायरेक्शन में जा रहा। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और नॉर्मल के बीच कुछ न कुछ एंगल तो रहा होगा।
जो कुछ भी एंगल रहा होगा इसको हम मान लेते हैं थीटा, इसको हम क्या मान लेते हैं थीटा। अब इसका देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी विद्युतीय फ्लक्स डिफाइन करने के लिए परपेंडिकुलरली किसी भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से जो परपेंडिकुलरली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करता है। देखो अभी इस लूप से तो ये परपेंडिकुलर जा नहीं रहा, तो परपेंडिकुलर लाने के लिए इसका कंपोनेंट इधर कितना लाएंगे, तो ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा। तो देखो अब यहाँ यूनिट एरिया से परपेंडिकुलरली अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस होता होगा तो कितना होता होगा, तो ई कॉस थीटा। देखो पहले भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई था लेकिन परपेंडिकुलरली नहीं था, तो इसका कंपोनेंट हमने परपेंडिकुलर निकाला तो क्या हुआ, ई कॉस थीटा। मतलब यूनिट एरिया से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर हो जाएगा, कितना जाएगा, ई कॉस थीटा। तो ए एरिया से कितना जाएगा, तो ई कॉस थीटा इंटू ए, तो ये होगा ई ए कॉस थीटा। हम बता दें किसी भी लूप से परपेंडिकुलरली जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाता है उसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। यही हो गया फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। तो किसी भी लूप से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो परपेंडिकुलरली क्रॉस करता, मतलब इसके नॉर्मल के डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर डिफाइन करना हो तो हम लोग लिखेंगे इट इज़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली पासिंग थ्रू द एनी लूप। देखो क्या बोलेंगे, इट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द एनी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस इन ए लूप। मतलब किसी भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से जो परपेंडिकुलरली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेगा उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। देखो यहाँ परपेंडिकुलर ले जाने के लिए ये कॉस्ट चला गया। कई बार क्या होगा, जैसे यहाँ एरिया का भी डायरेक्शन इधर ही होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का भी डायरेक्शन इधर ही होगा। जैसे देख लो ये एक लूप है, इस लूप के नॉर्मल का डायरेक्शन भी इधर ही है परपेंडिकुलरली, और संयोग से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इधर ही जा रहा। तो मतलब नॉर्मल का डायरेक्शन ही तो एरिया का डायरेक्शन है, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, जीरो। तो फाई इक्वल क्या होगा, ई ए कॉस जीरो, और कॉस जीरो का वैल्यू होता कितना, 1। तो इसको हम लोग लिखेंगे ई ए इंटू कॉस जीरो 1, तो ई ए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया, ई ए। इसी में कई बार थीटा अगर मान लो 90 डिग्री बना दिया तो कॉस 90 क्या हो जाएगा, 0। 90 डिग्री कब बनेगा, जबकि ये नॉर्मल के मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तल के अलोंग चला जाए, यानी तल के दिशा में ही चले जाए और इसके एरिया का डायरेक्शन परपेंडिकुलरली हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90, और कॉस 90 हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। तो हम लोग को अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन करना होगा तो शुद्ध हिंदी में हम लोग ऐसे लिखेंगे, किसी भी क्षेत्र से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखा की संख्या को क्या कहते हैं, विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। लंबवत गुजरने वाली, यही है फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। अच्छा थीटा किसके किसके बीच का एंगल है, तो ऑब्वियस है कि ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल है, ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल है। तो इसी को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख सकते हैं। और थीटा किसके किसके बीच का एंगल है, तो ई वेक्टर और ए वेक्टर। ए क्या है, तो एरिया वेक्टर। तो एरिया का अपना डायरेक्शन नहीं होता, याद रखना, किसी भी लूप का जो नॉर्मल का डायरेक्शन होगा वही एरिया का डायरेक्शन होगा, जो उसके परपेंडिकुलर लाइन की संख्या मतलब डायरेक्शन होगा वही एरिया का डायरेक्शन होगा। यानी लंबवत गुजरने वाली रेखा के दिशा में ही विद्युत क्षेत्र के क्षेत्रफल ये किसी भी लूप के क्षेत्रफल का दिशा होता। लंबवत गुजरने वाली रेखा के दिशा में किसी भी लूप के क्षेत्रफल का दिशा होता। ये तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का परिचय था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का अगर यूनिट पूछेगा तो बताओ फाई, मतलब ये फाई का यूनिट क्या होगा, तो कुछ नहीं, ये फाई का जो मात्रक होगा, देखो मात्रक क्या होगा, ये ई विद्युतीय क्षेत्र है, विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट इन पर मीटर, और एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर, और कॉस थीटा साइन थीटा ये सब का तो कोई मात्रक होता नहीं है। तो ये देखो कितना हो जाएगा, वोल्ट इंटू मीटर। कुछ लोग कहेगा सर इसका मात्रक ना हम न्यूटन पर कूलम जानते हैं, तो कोई बात नहीं, न्यूटन पर कूलम भी लिख दो, और एरिया का जब लिखोगे तो मीटर स्क्वायर ही आएगा। देखो फिर से लिखोगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम भी होगा, और कॉस थीटा का तो कोई यूनिट होगा। तो न्यूटन इंटू मीटर को हम लोग क्या बोलते हैं, जूल। तो देखो जूल इंटू मीटर, और ये पर कूलम, तो जूल पर कूलम को हम लोग फिर से क्या लिख सकते हैं, वोल्ट। तो देखो जूल पर कूलम को एक साथ लिख दो तो वोल्ट इंटू मीटर। देखो यहाँ से भी वोल्ट इंटू मीटर आ गया, यहाँ से भी वोल्ट इंटू मीटर आ गया। कुछ लोग यहाँ से भी छोड़ देंगे तो कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट बताए होंगे वोल्ट पर मीटर भी बताए होंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट हम लोग न्यूटन पर कूलम भी बताते हैं। तो दोनों से
एक ही वैल्यू आता है। देखो यहाँ से भी हम सॉल्व किए थे तो वही आ गया। तो चलो ये था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का परिचय। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? तो इट इज़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू परपेंडिकुलरली पासिंग थ्रू द एनी लूप, परपेंडिकुलरली पासिंग थ्रू द एनी लूप मतलब किसी भी क्षेत्र से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखा की संख्या ही विद्युतीय फ्लक्स कहलाता है। इसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। इसी में एक गॉसेज थ्योरम आता है जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसको हिंदी में अगर लिखेंगे तो गॉस का प्रमेय बोलते हैं, गॉस का प्रमेय। आज केवल स्टेटमेंट और इसका इक्वेशन लिख देते हैं, इसका प्रूफ और इसका एप्लीकेशन हम अगले दिन बताएंगे। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, इससे एक लॉन्ग क्वेश्चन आता ही है। गॉस का प्रमेय है क्या? ये कुछ नहीं, ये एक ही लाइन में स्पष्ट रूप से, जैसे वहाँ फ्लक्स निकालना था तो फाई कैसे निकाले थे, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द परपेंडिकुलरली पासिंग थ्रू द लूप, तो ये कॉस्ट आया था। ये एक ही लाइन में कहता था किसी भी बंद क्षेत्र से परिबद्ध या संबद्ध विद्युतीय फ्लक्स, देखो किसी भी बंद क्षेत्र, गॉस का प्रमेय हमेशा बंद क्षेत्र यानी क्लोज लूप के लिए लागू होता है। जब तक ये लूप क्लोज नहीं होगा तो गॉस का थ्योरम हम कभी भी अप्लाई नहीं करेंगे। ये कहता किसी भी आवेशित बंद क्षेत्र से संबद्ध विद्युतीय फ्लक्स जो होता है, इस बंद क्षेत्र से परिबद्ध आवेश का मतलब जितना आवेश है ना उसका 1/ε0 गुना होता है। अच्छा देखो 1/ε0 गुना कब होगा? जबकि एयर होगा। अगर कोई दूसरे मीडियम में अगर इसको रख दे, कोई बोलेगा सर किसी अनदर मीडियम में रखा है, तो उससे गुजरने वाला जो कुल विद्युतीय फ्लक्स जो होगा ये उस आवेश का 1/ε गुना होगा। बस यही है गॉसेज थ्योरम। किसी दूसरे मीडियम के लिए 1/ε, और अगर एयर या वैक्यूम में है तो 1/ε0 गुना होगा। तो इसको हम फिर से एक बार देख लें क्या कहता है ये। किसी भी आवेशित बंद क्षेत्र से संबद्ध विद्युतीय फ्लक्स यानी फाई, यानी विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं किसको? तो कुल गुजरने वाली विद्युत बल रेखा की संख्या, यानी किसी बंद क्षेत्र से परिबद्ध विद्युतीय फ्लक्स या कुल विद्युतीय बल रेखा की संख्या उस आवेश इससे घिरे आवेश का, इस बंद क्षेत्र से घिरे आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यही गॉसेज थ्योरम। तो इसको अंग्रेजी में अगर देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज लूप, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज लूप इज ऑलवेज इक्वल टू द 1/ε0 टाइम्स ऑफ द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज लूप। यानी किसी भी चार्ज्ड लूप से परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है क्या? इससे गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखा की संख्या अर्थात विद्युतीय फ्लक्स। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू द 1/ε0 टाइम्स ऑफ द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज लूप, चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू द 1/ε0 टाइम्स ऑफ द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज लूप। तो चलो आज भर हम इतने ही छोड़ते हैं।